फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे और साथ साथ अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सबका तहे दिल से और हृदय तल से मैं बहुत स्वागत करता हूँ टारगेट विद अंकित के बहुत खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो प्यारे बच्चों, यूपी होमगार्ड 2025 जीके जीएस का जो ये आपका पूरा प्रैक्टिस सेट हो रहा है, आज मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ और बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी बच्चों से आग्रह है कि सेशन को जोरदार अंदाज में शेयर कर देंगे और जल्दी से मुझे एक बार थम्स अप करके बताएंगे कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम क्लासेस को आगे बढ़ा दें। बहुत स्वागत आप सबका, बहुत बढ़िया। तो कौन कौन से बच्चे जुड़ चुके हैं? राधा रानी, अविनाश जी हैं, निमिष बहुत स्वागत, आरती हैं और बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत। तो चलो ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट अपने प्रश्नों पे आएंगे। बहुत बढ़िया। उससे भी पहले छोटी सी कुछ सूचना जो आपको हर क्लास में मिलती है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड के लिए अगर आप हमारे गाइडेंस में, हम सब के गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका बहुत स्वागत है। शौर्य बैच जो है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस में है, टेस्ट सीरीज है, सारी चीज़ें। तो ये जो बैच है इसके रिगार्डिंग कोई भी सूचना के लिए 97 11 44 96 96 पर आप कॉल कर सकते हैं। 97 11 44 96 96 जो नंबर है उस पर आप कॉल करके इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी आपको सूचना है तो आप इस सूचना को जो है प्राप्त कर सकते हैं इस बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 97 11 44 96 96 इसके जस्ट बाद अंकित सर क्लास लेंगे आपकी। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चीता बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को जबरदस्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा। यूपी होमगार्ड जीके का पहला क्वेश्चन आपके लिए, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत दिन बाद देखा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप पूरे घंटे मेरे साथ हैं और बहुत सारे प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड दिए गए हैं और सही उत्तर का चयन कीजिए। यहां हड़प्पा के स्थल है और इधर वो कहां आज के हिसाब से कहां स्थित है, ये आपको मैच करते हुए बताना है। सारे बच्चे बताएं इसका आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो देखो भाई, मांडा जो है आपको मैंने बताया होगा कि ये कहां पर है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता आईवीसी का ये सबसे नॉर्थ वाला स्थल है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये स्थित कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे। तो बिल्कुल, दाइमाबाद जो है ये सबसे सबसे दक्षिणतम स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, दाइमाबाद। और आज के हिसाब से कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कालीबंगा आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट साइट है राजस्थान की, और कालीबंगा से क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत मिला हुआ है। जुता हुआ खेत, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है, जुता हुआ खेत मिला हुआ है। राखीगढ़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जो कि हरियाणा में स्थित है और अभी नवीनतम खोजों के आधार पर राखीगढ़ी सबसे बड़ी साइट भी बन चुकी है। यहां से क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है। तो यहां पर मैच आपका क्या हो जाएगा? देखो भाई, ए का मैच 3 से हो जाएगा, बी का मैच 4 से हो जाएगा, सी का 1 से हो जाएगा और डी का 2 से हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 कहां दिख रहा है? तो सी में दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो सी जितने बच्चे आंसर दे रहे थे वो आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ध्यान से पढ़िए। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत स्वागत आप सबका। जल्दी से बताएं दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? इंडस वैली सिविलाइजेशन किससे संबंधित है? यह प्रश्न है आपके लिए। बहुत बढ़िया, कौन से बच्चे आंसर दे रहे हैं? बहुत शानदार, गुड। सभी आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? प्राग ऐतिहासिक काल से है, आद्य ऐतिहासिक काल से है, ऐतिहासिक काल से है, उत्तर ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। देखो ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे बच्चे प्री हिस्टोरिक लगा रहे हैं। तो प्री हिस्टोरिक में क्या आएगा? पाषाण काल आएगा। पाषाण काल इसके अंदर आता है, जिसको आप स्टोन एज कहते हैं भैया, पाषाण काल आता है। ठीक है, और प्रागैतिहासिक युग में कुछ भी लिखा नहीं गया था, नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस। तो जो प्रारंभिक मानव है उससे संबंधित बातें यहां पे है। सिंधु घाटी सभ्यता किस में आएगी? आद्य ऐतिहासिक युग में आएगी, प्रोटो हिस्टोरिक एज में आएगी। ठीक है, और साथ साथ जो वैदिक सभ्यता है वो भी इसके अंतर्गत आएगी, वैदिक सभ्यता। प्यारे बच्चों, प्राग ऐतिहासिक काल में जो है कुछ लिखा ही नहीं गया था, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। राइट, तो यहां पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐतिहासिक युग का मतलब क्या है? भारत के संदर्भ में 600 ईसा पूर्व से लेकर आजादी तक की जो पूरी स्थिति है 1947 ईस्वी की, वो ऐतिहासिक युग में आती है।
तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, बी वाला यहां पर आपका उत्तर सही तरीके से हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये है, बताइए भाई, संविधान से क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, गलत हो गया, चलो आगे गलत नहीं करना है, ध्यान से पढ़ोगे गलत नहीं होगा। इतना याद रखो, जो सभ्यताएं हैं वो आद्य ऐतिहासिक युग में है। जब कुछ मानव ने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था तो वो प्राग ऐतिहासिक काल का था। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बात है, देखो अगर ध्यान से पढ़ोगे 4 नई चीज सीख के जाओगे सेशन से। ठीक है, अगर अननेसेसरी कमेंट करोगे तो कुछ भी नहीं सीखोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताओ जल्दी से। देखो भाई, भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन है? ठीक, संविधान सभा, तो भारतीय संविधान सभा, इसके बारे में आपने खूब पढ़ा होगा। संविधान सभा, तो पहली बात तो किसके रिकमेंडेशन पे? तो प्यारे बच्चों, यह कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन प्लान आपने पढ़ा होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां से, कैबिनेट मिशन के आधार पर, ठीक है, संविधान सभा का गठन हुआ था, उसी के रिकमेंडेशंस के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, यह सब जानकारी आपको है कि नहीं है? गठन कब हुआ था? 6 दिसंबर को हुआ था 1946 को, और पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को, और पहली बैठक के दौरान अस्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया था, ये तो पता ही होगा। तो बताओ भाई, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद जब दूसरी बैठक हुई, सेकेंड बैठक, सेकेंड वाली बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को हुई 1946, और इस बैठक के दौरान स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसी दौरान संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे श्री वीएन राव जी, जो बड़े पढ़े लिखे आईसीएस अधिकारी थे। ठीक है, तो यहां पर पूछा है ना परामर्शदाता, संवैधानिक सलाहकार पूछा है, एक्चुअली आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके लिए, बताओ भाई, अगला प्रश्न आपके लिए, ध्यान से पढ़िए और बताइए आंसर क्या है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बताइए अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड, किसके आधार पर किया गया था? जितने लोग देख रहे हैं, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 ही तारीख को चुन लिए गए, 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। राइट, बहुत बढ़िया, गुड। अब बताओ इसका आंसर फोर्थ वाले का, अभी अभी बताया आपको। संविधान सभा का गठन किया गया किसके आधार पर? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? तो प्यारे बच्चों, कैबिनेट मिशन योजना आई थी 24 मार्च को 1946, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी। ठीक है, याद रखिए, इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो ये याद रखिएगा, 22 मार्च 1942 को क्रिप्स प्रस्ताव आया हुआ था। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? बताइए भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? व्हाट इज द इंडियाज रैंक अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ एरिया? एरिया मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा हुआ है, कौन सा स्थान है? कुल सदस्यों की संख्या, बहुत बढ़िया। तो 5वां स्थान है, 6ठा स्थान है, 7वां स्थान है, या फिर 8वां स्थान? बताइए। तो सबका आंसर आ रहा है कि नहीं? 7वां स्थान है, बिल्कुल सही बात है। और बच्चों आप जानते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। हमेशा एरिया स्क्वायर फॉर्म में होता है ना, क्योंकि उसमें 2 यूनिट होती है। और पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है। पूरे विश्व के एरिया का 2.42% है। इतना तो सबको याद होगा, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, 2.42 किलोमीटर। अच्छा, अगर एरिया की दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले पे कौन आएगा? रूस आएगा। ठीक है, रूस एरिया की दृष्टिकोण से सबसे पहले है। फिर कौन आएगा? चीन आएगा। ठीक है, चीन के बाद रूस सबसे पहले, उसके बाद कौन आएगा? रूस के बाद कनाडा आएगा, ना कि चीन। रूस के बाद कौन आएगा? कनाडा आएगा, कनाडा। फिर आएगा चीन। ठीक है,
फिर आएगा यूएसए, यूएसए के बाद कौन आएगा, ब्राजील आएगा, ठीक है, ब्राजील आएगा, ठीक है। कौन कौन आएगा, पहले सबसे पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, और फिर उसके बाद आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पर आएगा भारत। ठीक, तो 7वें नंबर पे भारत आ गया, सी आंसर यहां पर आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा जितने लोग देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। और एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे, बहुत बढ़िया। बताओ कह रहे मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मुहर पर देवता किन पशुओं से घिरे हुए, ऑन द फेमस पशुपति सील, बताइए। भैंसा, गैंडा, भेड़ और चीता, चीता, सर्प, गैंडा, बैल, या फिर सिंह, गैंडा, बैल और घड़ियाल। चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी, क्या आंसर हो जाएगा इसका, बहुत बढ़िया। देखो भाई एक बात जान लो, एक मुहर मिली हुई है, मुहर सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुहर है, ठीक है। और मुहर में क्या होता था, कोई न कोई चित्र बना होता था, ठीक। तो वो जो चित्र, जो मुहर मिली हुई है उसमें क्या है, पशुपति नाथ है, एक योगी है, वो ध्यान में बैठे हुए हैं और उनके दोनों ओर जानवर है, ठीक है। तो कौन कौन सा है, कौन कौन से जानवर है भाई, तो देखो एक है हाथी और प्यारे बच्चों भैंसा, एक और हाथी और भैंसा है, और दूसरी ओर कौन है प्यारे बच्चों, एक और गैंडा और भैंसा है। देखो इस ओर गैंडा और भैंसा है गैंडा, भैंसा, और यहां पर क्या है भाई, हाथी और बाघ है, ठीक है। और पशुपति के नीचे जो है 2 हिरन है, और ये वाली जो मुहर है वो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो यहां ऑप्शन में देखो, भैंसा, गैंडा, भेड़, भेड़ था क्या, नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। चीता, सर्प था क्या, नहीं था। सिंह, गैंडा, बैल, घड़ियाल था क्या, नहीं था। चीता, गैंडा, भैंसा, हाथी, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी वाला। और ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने इंडस वैली पढ़ा है तो ये जरूर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, बताइए, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से ही डांसिंग गर्ल मिली, बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि सूची 1 सूची 2 को मैच करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। तो इधर देखो नदियां, सरस्वती, परुष्णी, सतुद्री, विपाशा, और इधर उनके आधुनिक नाम है, आपको मैच करके बताना है ये वैदिक नाम है या आधुनिक नाम है, बहुत बढ़िया, बताएं, बहुत अच्छे। अब इस मैं हट जाता हूं, आप आंसर बताइए जल्दी से। देखो भाई जो नाम है, जैसे सरस्वती है तो सरस्वती का नाम जो है मिलता है घग्गर हाकरा, ठीक, ऋग्वेद में। परुष्णी का नाम क्या मिलता है, रावी मिलता है। शतुद्री का नाम क्या मिलता है, सतलज मिलता है। विपाशा का नाम क्या मिलता है, व्यास मिलता है। झेलम किसका नाम मिलता है, वितस्ता का नाम झेलम मिलता है, तो वितस्ता का नाम झेलम मिलता है। तो प्यारे बच्चों अस्किनी किसका नाम है, अस्किनी नाम चिनाब का मिलता है, चिनाब, ये सब पूछेगा आपके पेपर में, राइट। एक नाम मिलता है सदानीरा, सदानीरा किसका नाम ऋग्वेद में मिला है, गंडक, ठीक है, क्लियर। तो ये आप जानते हैं आर्य जब आए तो वो सप्त सैंधव प्रदेश में रहे, तो सप्त सैंधव प्रदेश किसे कहा गया था, जहां पर 7 नदियां बहती हो वह सप्त सैंधव प्रदेश था, राइट। तो यहां पर मैच आप करोगे, ए का मैच आपका 5 से हो जाएगा, बी का मैच आपका 1 से हो जाएगा, तो 5 1 यही दिख रहा है, बाकी कहीं पे 5 1 नहीं है भाई, तो आंसर आपका बी वाला हो जाएगा, आंसर आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला, जल्दी से एक बार पढ़िए, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, तेजी से आंसर की ओर जाएं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, संविधान सभा में 15 थी, 13 थी, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जा सकते हैं आपके पेपर में, 15 13 12 या फिर 10 थी, बताइए भाई, बहुत अच्छे। तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या, देखो बार बार क्वेश्चन पूछा गया ये, तो याद रखिए महिला सदस्य जो थी वो कितनी थी, 15 थी। एससी मेंबर्स की संख्या 26 थी। एसटी जो मेंबर्स थे वो कितने थे, 33 थे। ये बार बार आपसे पूछा जाता है ये सब, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आपका सही उत्तर यहां पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको कहते हैं डीपीएसपी, उसको भारतीय संविधान में किस देश से, आप जानते हैं कुछ ना कुछ चीजें किसी देश से ली गई हैं, तो किस देश से लिया गया यह पूछा हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
आंसर क्या हो जाएगा? देखो भाई डीपीएसपी जो है कहां से लिया? यूनाइटेड किंगडम से नहीं। देखो भाई यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से एक बढ़िया चीज ली गई है जो है संसदीय व्यवस्था। हालांकि बहुत सारी चीजें ली गई हैं लेकिन संसदीय व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। अमेरिका से बहुत सारी चीजें ली गई हैं लेकिन जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, जो हमारी जुडिशरी, अभी आप देखो कल ही उन्होंने रोक लगा दी है कानून पर। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये जो भारत में है ये कहां से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी लिया गया, बिल्कुल सही बात है। और साथ साथ दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें ली गई है। एक तो राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो यहीं से लिया गया है बच्चे। और दूसरी जो बड़ी चीज है वो है राज्यसभा। राज्यसभा के जो 12 मेंबर्स होते हैं जिनको मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, उसी को जो है वो भी आयरलैंड से लिया गया। तो यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई, तो आंसर आपका सी वाला हो गया। बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वो कितनी है? बताइए भाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई पूछी हुई है, बताइए भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? सबको याद होता है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। एक पेपर था जिसमें पूछ लिया था कि भारत की लंबाई और चौड़ाई जो है उसका अंतर कितना है, यह बताइएगा। भारत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर एक पेपर में पूछ लिया था, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 281 किलोमीटर का डिफरेंस है लंबाई और चौड़ाई में। तो ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार अब तक एक पेपर में पूछा है, उसके बाद किसी पेपर में पूछा नहीं है, ठीक है। बढ़िया। तो यहां पर उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, मतलब आपका बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा क्लासेस में। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? इन विच टेक्स्ट इन द मंत्र फेमस गायत्री मंत्र टेकन? कहां से लिया गया है बताइए? भगवत गीता, अथर्ववेद, ऋग्वेद, मनुस्मृति, बताइए। देखो मनुस्मृति में विधान, उस काल की विधि, विधि मतलब कानून की बात की गई है, ठीक है। ऋग्वेद बिल्कुल बहुत प्राचीन है, और ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, तीसरा मंडल जो है उसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है, जिसको संकलित किया गया है विश्वामित्र द्वारा। विश्वामित्र द्वारा संकलित किया गया, और याद रखिए सूर्य को समर्पित है ये, ठीक। तो यहां पर ये आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में प्यारे बच्चों तंत्र मंत्र जादू टोना इसकी बात की गई है, और साथ साथ औषध विज्ञान, औषधियों की भी बात की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। भगवत गीता आप जानते हैं महाभारत का अंग है, ये महाभारत का हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा, याद रखिएगा। अब यहां पर आंसर आपका क्या हो गया? सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, बताइए, ये क्वेश्चन है आपके लिए, और ध्यान से पढ़ते हुए एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर करते हुए बताएंगे कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णित नदी कौन सी है? द मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेंशन इन रिवर इन अर्ली लिटरेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु रिवर, सतुद्री रिवर, सरस्वती या फिर गंगा नदी। सबसे ज्यादा वर्णित नदी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लगा देंगे सिंधु नदी सबसे ज्यादा। और इसका जो ऋग्वेद में नाम मिला हुआ है वो मिला हुआ है हिरण्यनी, या कई कई जगह हिरण्या लिखा हुआ मिलेगा, हिरण्या। अब हिरण्या क्यों? क्योंकि हिरण्य जो बोला जाता था यह सोने को बोला जाता, सोना, गोल्ड, तो इस नदी में सोना मिल जाता था कई बार, तो इस वजह से इसका नाम हिरण्या या हिरण्यनी कहा जाता था इसे, ठीक है। जो सरस्वती रिवर है वो सबसे पवित्र नदी थी, सबसे पवित्र रिवर अगर कोई थी तो सरस्वती थी। और याद रखिएगा सरस्वती के लिए कुछ नाम भी था, जैसे इसे माते तमा कहते थे, इसे नदी तमा कहते थे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, और इसे देवी तमा कहते थे। देवियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, नदियों में तुम सर्वश्रेष्ठ हो, और तुम माता हो, ये सरस्वती के लिए यूज किया गया था। तो लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर अगर आपसे पूछा जाए तो सिंधु नदी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आपके लिए है,
ध्यान से पढ़ते हुए बताएंगे कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है और उनके नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का प्रयोग करते हुए बताइएगा। इधर उपबंध दिए गए हैं, इधर ये कहां से लिए गए हैं ये दिया गया है, ठीक है। समवर्ती सूची, विधि का शासन, नीति निर्देशक तत्व, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। देखो भाई, एक वर्ड होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है विधि का शासन, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीज है भाई। विधि का शासन कहां से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई, जापान के संविधान से। यहां गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा भी ली गई है, याद रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा भी यहीं से ली गई है। बहुत बढ़िया, शानदार, क्लियर। अच्छा, इसके बाद डीपीएसपी की बात करें, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से, लेकिन याद रखिए राष्ट्रपति चुनाव राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन जो है यहीं से लिया गया, ठीक है। अब देखो यहां से आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो ए का मैच आपका 4 से बनेगा, ए का मैच आपका 4 से बनेगा और यहीं से आप आंसर की ओर जा सकते थे, ठीक। डी उत्तर हो जाएगा आपका, डी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके लिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बताएं। बहुत बढ़िया, कह रहे भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे कहते हैं, प्रीएम्बल इंग्लिश में कहते हैं। न्याय की बात की गई है, बताओ कितने तरह के न्याय की बात की गई, 2 तरह, 3 तरह, 4 तरह या फिर 5 तरह का न्याय, कितने तरह के न्याय की बात की गई है, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, कह रहे 5 तरह के न्याय की बात। नहीं भाई, 5 तरह की तो स्वतंत्रता दी गई है, इसका मतलब ध्यान से पढ़ा नहीं आपने प्रस्तावना। 5 तरह की स्वतंत्रता, 3 तरह का न्याय, ठीक है, 3 तरह का न्याय, 2 तरह की समता की बात की गई है। याद रखना, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। न्याय कौन कौन से हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। सामाजिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी वाला। ध्यान से नहीं पढ़ोगे गड़बड़ कर जाओगे एग्जाम में, याद रखना इस बात को। कर्क रेखा कहां से गुजरती है यह पूछा हुआ है, जल्दी से बताएं। 3 ही होगा ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी, 5 तरह की स्वतंत्रता। समता कितनी, 2 तरह की समता। ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ठीक है। अभी भी गलत कर रहे हो, अभी गलत नहीं करना ना। ये बताओ जल्दी से, कर्क रेखा कहां से गुजरती है। देखो भाई, कर्क रेखा कहां से गुजरती, मैप का सहारा लो, इसमें कोई ट्रिक यूज मत किया करो। कहां से गुजरती है, तो सबसे पहले ऐसे याद रखो, राजस्थान। एक ऑर्डर याद रख लीजिएगा, जैसे मैं आपको वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर बता रहा हूं, तो राजस्थान, उसके बाद क्या आ जाएगा, राजस्थान, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद ये गुजर के कहां जाएगी, थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, राजस्थान के बाद कहां जाएगी, तो एमपी, मध्य प्रदेश होते हुए आगे बढ़ेगी, कहां, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में पहुंचेगी, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में पहुंचेगी, ठीक है। उसके बाद कहां, झारखंड, झारखंड पहुंचेगी। झारखंड के बाद कहां पर, तो बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे आप बोलते हैं। फिर उसके बाद त्रिपुरा, यहां टीआर लिख दे रहा हूं। फिर कहां पर, मिजोरम। तो ये ऑर्डर याद रख लेना, कई बार ऑर्डर लगाने के लिए आ जाएगा, कई बार यहां से ऑर्डर लगाने के लिए आपके पेपर में पूछा हुआ है, तो कई बार क्या करता है, ऑर्डर लगाने के लिए आ जाता है भाई, कहां से गुजर रही है, डायरेक्ट ऑर्डर लगाने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर ही याद रखना, ये ऑर्डर कैसा है, वेस्ट से लेकर ईस्ट की ओर जा रहे थे, ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये कहां से गुजर रही है, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी में से। तो इन सभी में से तो कर्क रेखा तो ऐसे गुजरती है, लेकिन जो भारत की मानक समय रेखा है वो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है पूर्व, वो कहां से गुजरती है, कोई बता सकता है। उत्तर प्रदेश के नैनी से होते हुए कहां आएगी, मध्य प्रदेश आएगी। मध्य प्रदेश के बाद कहां आएगी, छत्तीसगढ़ आएगी। छत्तीसगढ़ के बाद कहां आएगी, ओडिशा में आएगी, ओडिशा, और ओडिशा, और लास्ट में आंध्र प्रदेश तक जाएगी, आंध्र प्रदेश। तो याद रख लेना, एक क्वेश्चन बढ़िया बनता है कि कौन जो है भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों पर मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई देखो, छत्तीसगढ़ देखो मानक समय रेखा पर भी है और छत्तीसगढ़ कर्क रेखा पर भी है। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके पेपर में, ठीक है। ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से भारत की
मानक समय रेखा गुजरती है, याद रखना। तो ये इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। ठीक, बाकी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों, बताओ जल्दी से। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्यों? बहुत बढ़िया, क्या आंसर हो जाएगा? नैनी मिर्जापुर के निकट नहीं है, इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है, कुछ किताबों में गलत दिया हुआ है। ठीक है, बताओ भाई। कह रहे बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक व्यापारिक रास्ता है, केंद्र है। यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं देवियों के नाम है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना हुई है। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या आंसर हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनना, बोगाज कोई एक अभिलेख है बच्चे, बोगाज कोई क्या है, एक अभिलेख है, अभिलेख। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, अभिलेख मतलब जो लिखा हुआ हो। ठीक, बोगाज कोई जो अभिलेख है वो तुर्की से मिला हुआ है, आज का जो तुर्की वाला हिस्सा है, टर्की। और प्यारे बच्चों ये 1400 ईसा पूर्व का है। प्यारे बच्चों ये जो अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में। और प्यारे बच्चों इसमें दो राजा थे, एक का नाम है हित्ती और मित्ती। हित्ती और मित्ती ये दो राजा हैं। हित्ती और मित्ती के बीच में एक संधि हुई है, और उस संधि को देखा है कुछ देवताओं ने, उन्हीं के नाम है। कौन कौन से देवता? इंद्र, मित्र, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, ये देवता हैं। ये वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं इस बोगाज कोई अभिलेख में, याद रखिए। इंद्र युद्ध का देवता है, मित्र प्रतिज्ञा का देवता है, वरुण जल का देवता है, नासत्य औषधि का देवता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो यहां से आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर बनेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन में। ये देखो आपके लिए अगला प्रश्न रहा, बहुत ध्यान से देखते हुए, बहुत समर्पण भाव से पढ़ोगे, बहुत नई नई चीजें सीख के जाओगे भाई। देखो भाई, इधर चिन्ह दिया गया, उधर अर्थ दिया गया। बुद्ध का जो जीवन है ना, उनको प्रतीकों से दर्शाया गया, सिंबल से दर्शाया गया है। तो वही आपसे पूछा हुआ है, कौन से प्रतीक का क्या मतलब है, कौन से चिन्ह का क्या अर्थ है। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों जब बुद्ध जब गर्भस्थ हुए, मां के गर्भ में आए, तो बुद्ध का गर्भ में आना, बुद्ध का अपने मां के गर्भ में आना, यह सफेद हाथी से दर्शाया जाता है। उन्होंने एक सपना देखा था, ठीक है, सफेद हाथी। ठीक है, बुद्ध का जो जन्म हुआ है प्यारे बच्चों, वो कमल के फूल से दर्शाया जाता है। बुद्ध का जो यौवन है, ठीक है, उनकी युवावस्था जो है, उसको किससे दर्शाया जाता है? वृषभ, बुल, वृषभ से दर्शाया जाता है ना, बुल जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बुल। ठीक, यौवन। बुद्ध की जो समृद्धि है, अमीरी है, वो किससे दर्शाई जाती है पता है? वह दर्शाई जाती बुद्ध की समृद्धि शेर से, सिंह से। ठीक है, बुद्ध का जो गृह त्याग है, घर छोड़ दिया था बुद्ध ने सत्य की खोज के लिए, और इसको घोड़े से दर्शाया जाता है, कंथक घोड़ा। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और बुद्ध का जो जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, उसे चक्र से दर्शाया जाता है, धर्म चक्र बोलते हैं उसे। जन्म, तो बुद्ध का जन्म किससे दर्शाया जाता है? कमल से। तो 4 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन उनका, मैंने कहा चक्र से, धर्म चक्र। ठीक है, क्लियर। महाबोधि का मतलब जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्त हुआ, तो पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया था, बोधि वृक्ष। बोधि मतलब जब ज्ञान, बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। गृह त्याग घोड़े से, घोड़े का नाम कंथक। कौन सा घोड़ा था? कंथक घोड़ा था, जो जिससे वो गए थे अनोमा नदी तक, और उसके बाद उसे वापस कर दिया था उन्होंने। ठीक, तो यहां पर 4 से होगा, 4 से, तो ए का मैच 4 से होगा, बी का 2 से हो जाएगा। 4 के बाद 2, 4 के बाद 2 इसमें है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी से। डी विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा भाई, धीरे 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 धीरे, थोड़ा सा मुश्किल आसान सब तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और उन्हें काल अनुक्रम के जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसे ही ऑर्गेनाइज करना है। तो बताओ भाई, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनको आप मैच करते हुए आगे बढ़ेंगे। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बच्चों आप जानते हैं भारतीय संविधान के कहां पर है? भाग 1 में है। ये सबको पता होता, बहुत बेसिक चीज है ये। और भाग 1 कहां तक है? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक भाग 1 है। प्यारे बच्चों, मौलिक कर्तव्य आपको याद है, मौलिक कर्तव्य भारतीय मूल संविधान में नहीं था ये, लेकिन बाद में जोड़ा गया ये। ठीक, तो ये किस में जोड़ा गया? भाग 4A में जोड़ा गया, भाग 4A में जोड़ा गया है। नागरिकता पहले से ही आप जानते हैं भाग 2 में, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है नागरिकता जब आप पढ़ते हो। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग, देखो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि इनको ऑर्डर में लगवा रहा है वो,
तो सबसे पहले भाग 1 मतलब 1 रखोगे, फिर भाग 2 मतलब 3 रखोगे, फिर भाग क्या 4 मतलब 4 रखोगे, फिर उसके बाद 2 रखोगे। तो 1 3 4 2 आपका आंसर हो जाएगा। 1 3 4 2 का मतलब बी वाला आपका सही उत्तर यहां पे बन जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर हियर। तो इस तरह के प्रश्न भी आपके पेपर में आने की खूब संभावना है भाई। देखो ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन हर पेपर में पूछता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? अभी तो 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी थी? पहले 14 भाषाएं थी। 8 भाषाएं जो है संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। जिसमें पूछा है कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? 52 मतलब 92nd अमेंडमेंट की ये बात कर रहा है। कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई ये पूछा हुआ है। बहुत बढ़िया, कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई ये पूछा हुआ है। देखो भाई 92वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ था। अब इससे कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई थी पता है? बोडो। अब मैंने कैसे याद रखी? बोडो ड पे खत्म तो ड से शुरू अगली वाली, तो डोगरी, बोडो डोगरी को एक साथ याद रखो, और फिर मैथिली संथाली को एक साथ याद रखो। मैथिली और फिर संथाली, ठीक है। तो ये भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। बोडो डोगरी, मैथिली और उसके बाद संथाली, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। इसको मैंने बीडीएमएस से याद, मतलब अपने बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूं तो बीडीएमएस से याद करा देता हूं। बीडीएमएस, बोडो डोगरी और फिर मैथिली संथाली, ठीक। अब देखो ये बोडो है, डोगरी है, संथाली है, लेकिन कोंकणी इससे नहीं जोड़ी गई थी, ठीक। तो कोंकणी से नहीं जोड़ी गई, आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। कोंकणी किससे जोड़ी गई? कोई बता सकता है कौन से अमेंडमेंट से जोड़ी गई? तो 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन से जोड़ी गई। प्यारे बच्चों 1992 में यह अमेंडमेंट हुआ था, और इसको मैंने नमक से आप याद कर सकते हैं, बाकी आपको याद होगा, ठीक है। बताओ ना से क्या होगा? नेपाली, ना मा से मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, और का से क्या होगा? कोंकणी, ठीक है। तो नमक से आप याद कर सकते हो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अब ये इतना मुश्किल भी नहीं, लगभग बच्चों को याद भी होता है, तो याद कर लेना। भाषाओं से बहुत प्रश्न बन सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और ये बीडीएमएस से याद करना, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 2-3 बार पढ़ोगे, क्वेश्चन लगाओगे, अपने आप ऐसे क्वेश्चन सही होने शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य से भारतीय मानक समय रेखा की देशांतर रेखा नहीं गुजरती है? अभी अभी बताया है। और बताइए भाई किससे नहीं गुजरती है, यह पूछा हुआ। भारत की मानक देशांतर रेखा कितना है? मानक देशांतर रेखा भारत की 82 डिग्री 30 मिनट, ये सबको याद ही होगा ना। और ये पूछा है कहां से नहीं गुजरती है, और मैंने आपको बताया देशांतर कहां से गुजर रही है। तो आपको याद है यूपी से गुजर रही थी, आपको याद है मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, आपको याद है कहां से? छत्तीसगढ़ से गुजर रही थी, ओडिशा से गुजर रही थी, और आंध्र प्रदेश से गुजर रही थी, ठीक। अब इसमें देखो आंध्र प्रदेश बिल्कुल गुजर रही है, छत्तीसगढ़ बिल्कुल गुजर रही है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल, लेकिन कहां से नहीं गुजर रही है? महाराष्ट्र से नहीं गुजर रही देशांतर रेखा, ठीक। बढ़िया। अब आगे आ जाओ। बोधि प्राप्त करने से पहले ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम कौन से आचार्यों के पास गए थे? ये क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए एक बार ध्यान से पढ़ते हुए। बहुत बढ़िया। तो अलार कलाम के पास गए थे, उद्रक रामपुत्र के पास, मखलीपुत्र गोसाल के पास, निकंठ नाथपुत्र के साथ गए थे। देखो कुछ क्वेश्चन मैंने बढ़िया लिए हैं और कुछ आसान भी हैं, दोनों का मिक्सचर है इस पूरे सेशन में। देखो भाई ध्यान से सुनिए। जब ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ते हैं तो सबसे पहले वैशाली पहुंचते हैं। कहां पर? वैशाली एक जगह बिहार में है, और वैशाली में उनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम जो है प्यारे बच्चों, अलार कलाम को उन्होंने अपना पहला गुरु बना लिया। याद रखिएगा अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, यह भी पूछा गया है। सांख्य दर्शन ज्ञान की एक शाखा है, तो ये तो गुरु, पहले गुरु, ठीक। उसके बाद वैशाली से उनको संतुष्टि नहीं मिली, वैशाली के बाद वो राजगिरी पहुंचते हैं, और राजगिरी में उनकी मुलाकात रुद्रक रामपुत्र से होती है। रुद्रक रामपुत्र को इन्होंने अपना दूसरा गुरु बना लिया था, ठीक है। रुद्रक रामपुत्र जो है योग दर्शन के आचार्य थे।
लेकिन इनसे भी संतुष्टि नहीं मिली तो उसके बाद वो खुद तपस्या करने लगे थे। तो ये 2 गुरु उनके हुए, 1+2, 2 गुरु उनके हुए। अब 1+2 कहां दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है, तो डी विल बी योर राइट आंसर। 2 गुरु थे, रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम। रुद्रक रामपुत्र और अलार कलाम दोनों याद रखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए अगला प्रश्न का आंसर। अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सतीपुत्र को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है? इन विच एडिक्ट ऑफ अशोक? बताइए। शिलालेख नंबर 2, शिलालेख नंबर 13, शिलालेख नंबर 7वां, स्तंभ लेख नंबर 7वां, या फिर लघु शिलालेख? किसमें प्यारे बच्चों ऐसे दर्शाया गया है? सारे बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया। देखो भाई, अशोक के शिलालेख में दक्षिण के राज्यों का वर्णन किया गया है, बृहद शिलालेख, दक्षिण के राज्य। और ये किसमें वर्णन किया गया? अशोक के दूसरे बृहद शिलालेख में। 13वां वाला आप जानते हैं, इसमें अशोक ने कलिंग युद्ध की बात की है, कलिंग युद्ध की विभीषिका को दर्शाया है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। स्तंभ लेख नंबर 7 में धम्म के बारे में अशोक ने बताया है, धम्म का सारांश बताया गया, धर्म का सारांश, सार जिसे कहते हैं, सिनॉप्सिस। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा यहां पे। ठीक, द्वितीय में बताया है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है? 72 देता है, 74 देता है, 78 देता है, या फिर 80 देता है? जल्दी से एक बार सारे बच्चे देखते हुए बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 13 में कलिंग युद्ध है, दूसरे में क्या है? दक्षिण के राज्यों की बात की गई। बहुत बढ़िया, याद करते रहो, सेशन से बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आंसर बिल्कुल क्षमादान किस में है? 72 में है। 74 में किसकी बात करी गई है पता है? राष्ट्रपति की मदद करेगा, राष्ट्रपति को कौन? मंत्रिपरिषद सलाह देगा, मंत्रिपरिषद सलाह देगा। और यहां सलाह का मतलब क्या होता है पता है? सलाह का मतलब बाध्यता, मानना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और वहीं 78 में क्या बताया गया है? संघ के कार्यों की सूचना कैसे हो रहे हैं, ये प्रधानमंत्री किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। संघ में संघ कैसे काम कर रहा है, इसकी सूचना कौन देगा? पीएम राष्ट्रपति को यहां पे देगा। 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है, राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, स्ट्रक्चर की बात की गई है भैया। खूब बढ़िया पढ़ा होगा आपने। ए आंसर आपका यहां पे हो गया 23वें का। अगले प्रश्न पे जल्दी से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। अगला प्रश्न आपके लिए, जल्दी से पढ़िएगा और बताइएगा। बहुत बढ़िया, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। संघ के कार्यों की सूचना 78 में देगा, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगा या सलाह देगा, ये 74 में बताया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताओ, 72 में क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। ऐसे बार बार प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगी चीजें। ठीक, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, और मजा आएगा, ध्यान से पढ़ोगे तब। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर रोक आर्टिकल 24 में है। गैर कानूनी निरोध से संरक्षण 22 में है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार 21A में है। लोक नियोजन की समानता, ये आर्टिकल 16 में है। कह रहे कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो भाई, मानव दुर्व्यापार बलात्श्रम, ये आपने पढ़ा होगा, ये किस आर्टिकल में है बताओ? ये आर्टिकल नंबर 23 में है। किस में होना चाहिए? 23 में। 24 में क्या बताया गया है कि भैया 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनको आप खतरनाक कामों में नियोजित नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 24 में बताया गया है। तो ये वाला गलत है, बाकी ये जितने भी दिए गए हैं बिल्कुल सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला आपका सही उत्तर बनेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा भाई, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। देखो भाई, ये सबसे नॉर्थ पॉइंट, सबसे ईस्ट पॉइंट, सबसे साउथ पॉइंट और सबसे वेस्टर्न पॉइंट, बताइए एक एक करके। क्या पूछा है? दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सारे बच्चे बताइएगा, सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट पूछा हुआ है भाई। देखो भाई, दक्षिण वाले में प्रॉब्लम है, अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा। मुख्य भूमि केप कोमोरिन, जो मुख्य भूमि पर सबसे साउथ में है वो है केप कोमोरिन। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और इससे भी आगे अंडमान निकोबार में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट।
ठीक है, सॉरी, अंडमान निकोबार में क्या स्थित है? इंदिरा पॉइंट स्थित है। ठीक, क्लियर, याद रखिएगा, इंदिरा पॉइंट स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। बहुत बढ़िया। अब देखो याद रखिए, सबसे ईस्ट वाला पॉइंट है किबूथू। क्या नाम है? किबीथू। किबीथू कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। याद नहीं तो याद रख लीजिएगा कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबीथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती गुजरात में है। गुहार मोती कहां पर है? गुहार मोती गुजरात में। गुहार मोती गुजरात में, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल पहले पुरानी किताबों में जम्मू कश्मीर लिखते थे, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर से अलग हो गया है लद्दाख, तो अभी लद्दाख में आएगा ये। ठीक, तो ये पॉइंट से आसान प्रश्न आते हैं, इसको गलत नहीं करना। आंसर यहां पर अगर मुख्य भूमि पूछना है, मुख्य भूमि पूछेगा केप कोमोरिन तमिलनाडु लगाओगे। ये बेसिक चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भाई 25 क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन जल्दी से बताओ, फाहियान के यात्रा का विवरण का नाम क्या है? ये पूछा हुआ है। फाहियान के यात्रा के विवरण का नाम पूछा हुआ है। द नेम ऑफ द फाहियान्स ट्रेवलॉग इज सियूकी, येनतू, फोक्योकी, फोचियान। बताइए भाई क्या आंसर हो जाएगा? फाहियान के यात्रा विवरण का नाम है फोक्योकी, सी वाला हो जाएगा। और फाहियान जो है किसके दरबार में आया था? याद रखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। सियूकी जो है वेनसांग, वेनसांग का यात्रा विवरण है, वेनसांग का है। वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, याद रखिए प्यारे बच्चों। क्या? इंडिका। इंडिका किसका विवरण है? इंडिका मेगस्थनीज का विवरण है। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार, बड़ा जबरदस्त। बताओ भाई, चलो भाई बताओ, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त लौह की नीति अपनाई थी? रिगार्डिंग विच सुल्तान दिल्ली इट इज सेड दैट ही एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन। सबको याद होता है, बहुत आसान सा प्रश्न है ये, सबको याद होता है भाई। बताओ, इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन, फिरोज खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। क्या आंसर हो जाएगा? बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। तो देखो भाई, किसके समय में कहा गया रक्त लौह की नीति? तो रक्त लौह की नीति लेकर आया था बलबन। बलबन का जो समयकाल है 1265 से लेकर 1287 ईस्वी तक बलबन का समयकाल है। बलबन जो है सिजदा पैबोस की एक प्रथा चालू की थी। सिजदा पैबोस, सुल्तान को देखते ही पैरों में लेट जाओ, ठीक, हाथों को चूमो, यह है सिजदा पैबोस। ठीक, इसने क्या किया था? नवरोज त्योहार मनाना शुरू कर दिया था। नवरोज त्योहार मनाना शुरू कर दिया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को संस्थागत बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली बनाया था। याद रखिएगा, पहला सुल्तान, पहले सुल्तान की टाइटल किसने ली थी? इल्तुतमिश ने ली थी। ये सब आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत बेसिक चीज है ये, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत आसानी से आपने अगर पढ़ा होगा तो आसानी से आप आंसर लगा पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा भाई। देखो, आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है आपको ना। इधर लिस्ट 1 दी गई है और इधर लिस्ट 2 दी गई है। आर्टिकल 341 में क्या है? 315 में क्या है? 360 में क्या है? 351 में क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जेलगानी को खत्म भी किया था बलबन ने, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, आर्टिकल 341, 341 नंबर का जो आर्टिकल है वो किसकी बात करता है? वह बात करता है अनुसूचित जातियों की। याद नहीं तो याद कर लो, बहुत साधारण से आर्टिकल है ये। 315 लोक सेवा आयोग की बात करता है, ठीक। पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, लोक सेवा आयोग ना। अनुच्छेद नंबर 360, आप जानते हैं 3 तरह के आपातकाल हैं, तो आर्टिकल 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, 3, ठीक। आर्टिकल 341 में हिंदी भाषा का विकास की बात की गई है। तो यहां पर देखो, 1 का मैच 1 से हो जाएगा, बी का 4 से हो जाएगा, सी का 3 से हो जाएगा और डी का मैच 2 से हो जाएगा। 1 4 3 2,
1 4 3 2 का मतलब बी हो जाएगा, बी मतलब बी वाला आंसर हो जाएगा मतलब। ठीक है, बहुत शानदार। आ जाओ आगे, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन से हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य, देखो भाई बांग्लादेश की जो स्थलीय सीमा है 4096 किलोमीटर की पूरी बाउंड्री लगती है, और इतनी बाउंड्री हम किसी और देश के साथ नहीं लगाते। अभी हमारा बांग्लादेश से थोड़ा टेंशन चल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले समय में हो सकता है चीजें ठीक हो जाए। तो बांग्लादेश जो है ना, अगर देखो याद कैसे किया करो, एक बार मैप देख लिया करो, मैप में किस हिसाब से चीजें बताई गई हैं। जैसे मैप जब आप देखोगे, मैं छोटा सा आपको एक हिस्सा बताता हूं, तो आप जानते हैं कि वेस्ट बंगाल से, पश्चिम में तो वेस्ट बंगाल से ये बाउंड्री लगा रहा है, वहीं पर प्यारे बच्चों नॉर्थ में ये मेघालय से बाउंड्री लगा रहा है, मेघालय। ठीक है, और वहीं पर प्यारे बच्चों आप जब थोड़ा सा ईस्ट और इधर साइड में आएंगे तो ये त्रिपुरा और मिजोरम से बाउंड्री लगा रहा है, त्रिपुरा और यहां पर मिजोरम। तो इस हिसाब से ऐसे करके आप एक बना लिया करो अपना। तो बांग्लादेश कितने, 1 2 3 4 राज्यों से, 5 राज्यों से बाउंड्री में लगा रहा है, वेस्ट बंगाल, मेघालय और इधर साइड में असम भी है इसके। तो यहां पर मैं असम दूसरे पेन से लिख देता हूं, ये मेघालय के बाद यहां से असम से बाउंड्री लगा रहा है ये, राइट। तो कितने हो गए, वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 राज्यों से बाउंड्री बांग्लादेश लगाता है भारत के, 5 राज्यों से। तो क्या आंसर हो जाएगा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। मिजोरम ऐड कर दो तो इसमें मिजोरम भी है। ऐसे बार बार प्रैक्टिस से चीजें सही हो जाती है ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आपका सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए 30th क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध मतलब टाइटल से है, बताइए भाई कौन से सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर का विरुद्ध धारण किया था, विरुद्ध धारण। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने द्वितीय सिकंदर की टाइटल धारण की थी, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान एज्यूम द टाइटल ऑफ सेकेंड अलेक्जेंडर, सिकंदर ए सानी। आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी भाई। अलाउद्दीन खिलजी जो है, जिसका समयकाल 1296 से 1316 तक है। स्थायी सेना का विकास इसके समय में हुआ। प्यारे बच्चों, इसने ही नकद वेतन देना शुरू किया, इसने ही नकद वेतन देना शुरू किया। इसने ही क्या किया, हुलिया लिखना शुरू किया, कि हुलिया लिखा जाए, सिपाहियों का हुलिया लिखना शुरू किया था इसने ही। ठीक है, स्थायी सेना का विकास इसी के समय में हुआ। प्यारे बच्चों, बाजार सुधार इसी के समय में हुआ, बाजार सुधार, मार्केट रिफॉर्म इसी के समय में हुआ था, राइट। और दाग प्रथा, जो घोड़ों पर दाग लगाया जाता था, घोड़ों पर दागता था, घोड़ा दागने की प्रथा शुरू की थी इसने। आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये वाला रहा। देखो भाई अगला क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। च्युइंगम खा रहे थे, अंदर चला गया, तो बड़ी बुरी सी बात हो गई भाई। च्युइंगम क्यों खाते हो, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। जब आपको प्रश्न खिलाए जा रहे हैं तो च्युइंगम खा रहे हो, बताओ जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। भारतीय ब्रह्म समाज, राजाराम मोहन रॉय, तत्वबोधनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्य शोधक समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। जल्दी से मैच करके बताइएगा कि कौन सा सही सुमेलित है। देखो भाई, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो 1866 ईस्वी में केशव चंद्र सेन द्वारा की गई, केशव चंद्र सेन द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो पहला मैच नहीं कर रहा है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई, ये सब याद कर लीजिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी, राइट। तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में विनोबा भावे द्वारा की गई, विनोबा भावे द्वारा की गई भाई, ठीक। तो ये वाला सी वाला मैच नहीं कर रहा है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना हुई, ये प्यारे बच्चों 1905 में हुई थी, और ये बात बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा ये स्थापना की गई, और आंसर आपका डी वाला यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को सही तरीके से वर्णित करता है, चौथी अनुसूची को सही तरीके से वर्णित करता है, कौन सा है, बताइए भाई। कौन सा चौथी अनुसूची को वर्णित करता है, चौथी अनुसूची में क्या बात की गई, ध्यान से देखते हुए बताइएगा। बहुत बढ़िया,
क्या बात है, कह रहे हैं कि इसमें संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण सूचीबद्धता से किया गया। देखो भाई, संघ और राज्यों के बीच सूचियों का जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तो ये वाला क्या सही है? बिल्कुल नहीं। संविधान की सूचीबद्ध भाषाएं, भाषाओं की बात अभी अभी मैंने बताई, 8वीं अनुसूची में की गई है भाषाओं की बात। ठीक, 8वीं अनुसूची में कुल भाषाओं की संख्या 22 भाषाएं, कुल भाषाएं कितनी है? 22 भाषाएं। ठीक, तो क्या ये सूचीबद्ध भाषाएं चौथे में है? नहीं। जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान, प्यारे बच्चों, जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन चौथी में है, बिल्कुल सही बात। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही उत्तर बनेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? बताइए भाई, म्यांमार से नहीं लगती है, यह पूछा हुआ है। तो म्यांमार से किसकी किसकी सीमा लगती है? एक तो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है भाई ना, ऐसे करके ऐसे फॉर्म में है अरुणाचल प्रदेश। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे नागालैंड, नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, ऐसे सीमाएं लगी हुई है जब आप मैप देखोगे तो। और ये क्या है? म्यांमार है। ठीक है, तो यहां पर किससे सीमा नहीं लग रही? असम से नहीं लग रही, बाकी ये सबसे लगी हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका सही उत्तर बनेगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 1906, बड़ा अच्छा और बड़ा नया क्वेश्चन है ये बड़ा नवीनता क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर। 1906 में गठित डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के पहले प्रेसिडेंट। अगर तुम ये आंसर कर पा रहे होगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि तुम और सारे पेपरों को भी देख रहे हो। ठीक है, बताओ, देखते हैं किस आप में से अगर एक भी बच्चा इसका आंसर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आप में से एक भी बच्चा अगर इस प्रश्न का सही उत्तर देगा तो मैं मान जाऊंगा कि आप एक अच्छी स्थिति में हो। बताओ भाई, मैं बहुत ध्यान से आपके आंसर्स देख रहा हूं। डी दे रहे हैं कुछ बच्चे, बी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा आंसर तो आ रहा है वैसे, बहुत बढ़िया। शायद तुक्का तो नहीं लगाया होगा आपने। ठीक, बहुत बढ़िया शानदार बच्चे, बहुत जबरदस्त। देखो इसका आंसर तो चंदावरकर होगा, बहुत बढ़िया, चंदावरकर होगा इसका आंसर। ये जो डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी है 1906 में गठित की गई थी। किसके द्वारा गठित की गई आप इसको जानते हैं क्या? वी आर सिंधे द्वारा इसका गठन किया गया। 1906 में वी आर सिंधे द्वारा इसका गठन किया गया महाराष्ट्र में। वी आर सिंधे द्वारा इसका गठन किया गया था, और वो भी कहां गठन किया गया था? महाराष्ट्र में गठन किया गया। वी आर सिंधे द्वारा महाराष्ट्र में गठन किया गया, इसका याद रखिएगा 1906 में। और इसके पहले अध्यक्ष का नाम भी याद रखिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये पूछा हुआ है। बताइए भाई, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा, आप जानते हैं 1828 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल सही है सर। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, 1875 में इसकी स्थापना हुई, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, करीब 1897 में इसकी स्थापना, कहीं 96 भी लिखा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। महादेव गोविंद रानाडे द्वारा क्या थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई? नहीं भाई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, दो लोगों ने की थी। एक कर्नल अलकाट नाम है, कर्नल अलकाट, और एक है मैडम ब्लाटवस्की, मैडम ब्लाटवस्की। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लाटवस्की द्वारा इसकी स्थापना की गई, तो यही अनमैच्ड है। आंसर हो जाएगा डी वाला, 35 का डी हो जाएगा। ठीक भैया, बहुत शानदार, बड़ा जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा 36वां क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21A सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। तो कितने साल के बच्चों की बात की गई है ये पूछा हुआ है। बताइए, 3 से 12 साल, 3 से 14 साल, 5 से 18 साल, या फिर 6 से 14 साल। बताइए भाई, कितने साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है इसमें आर्टिकल 21A में? बहुत बढ़िया, आर्टिकल 21A में 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। और आप जानते हैं इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे ऐड किया गया था। ये सारी बातें आपको पता होती हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन आपके लिए, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमाएं 3 देशों से, कितने देशों से, 3 देशों से उसकी सीमाएं लगी हुई है? बताएं भाई, उसकी सीमाएं 3 देशों से लगी हुई हैं, बताएंगे? अच्छा, ये एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा 3 जगहों से लगी हुई है, ठीक है? कहां कहां से लगी हुई है? तो भाई ऊपर नॉर्थ में तो चीन से लगी हुई है, चीन से लगी हुई है नॉर्थ में, और इसका ईस्ट वाला भाग तो भूटान से लगा हुआ है, ठीक है? इसका जो पश्चिम वाला हिस्सा है, पश्चिम वाला हिस्सा है वो कहां से लगा हुआ है पता है? पश्चिम वाला हिस्सा जो है वह प्यारे बच्चों लगा हुआ है बांग्लादेश से, ठीक? पश्चिम वाला हिस्सा जो है इसका कहां से लगा हुआ है? नेपाल से, सॉरी नेपाल से लगा हुआ है। हम किसकी बात कर रहे हैं बताइएगा? हम बात कर रहे हैं सिक्किम की। तो सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों चीन, भूटान, नेपाल से लगी हुई है। और एक बात जो आपको याद रहना चाहिए वो ये है कि भैया सिर्फ भारत के एक राज्य से इसकी सीमा लगती है, वो है पश्चिम बंगाल। तो ये बहुत बार पूछा गया है और ये भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि कई बार चीन इस हिस्से पर भी अपनी नजर बढ़ाए रहता है, तो इसलिए भारतीय सेना जो है यहां पर डिप्लॉय है बड़े स्तर पे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहां पे, ठीक? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, बताइए सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु बहुत इंपॉर्टेंट। राजनीतिक गुरु का मतलब होता है जिन्होंने राजनीति में प्रेरणा दी, वो राजनीतिक गुरु होते हैं। तो बताएं भाई सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सीआर दास हैं, बीसी पॉल हैं, या फिर बाल गंगाधर तिलक है? तो ये सबको याद होता है लगभग। कौन है? सीआर दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं। इन्हें क्या कहा जाता था? देश बंधु भी कहा जाता था, और देश बंधु वाला क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। गोपाल कृष्ण गोखले जो रहे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु रहे, याद रखिएगा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, बिल्कुल सही। अब यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला आपका शानदार उत्तर बनेगा 38 का, ठीक? अगला क्वेश्चन आपका 39 वाला ये रहा, जल्दी से एक बार बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर दिया था? बताइए भाई। देखो भाई, पहले तो हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे पहली बार, ये क्वेश्चन पूछता है। तो पहली बार सुभाष चंद्र अध्यक्ष कहां बने? हरिपुरा अधिवेशन में। फिर त्रिपुरी अधिवेशन में बने और उसमें पट्टाभी सीतारमैया को उन्होंने हरा दिया था, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहीं पर उन्होंने इस्तीफा, रिजाइन भी अपना दे दिया था, यहीं पर रिजाइन भी दे दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? अभी अभी प्रीवियस कराया हुआ है। तो पहली बार तो हरिपुरा में बने, दूसरी बार त्रिपुरी में बने। आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरी आंसर हो जाएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध आर्टिकल 17 जो है वो छुआछूत के अंत की बात करता है। आर्टिकल 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता, इसमें बहुत तरह की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 24 में वो बताया गया है कि 14 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें खतरनाक कार्यों में न संलिप्त किया जाए। अगर आपको याद है तो आर्टिकल 23 जो है ये शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार की बात करता है, ठीक है? क्लियर? 23 और 24 दोनों करता है, लेकिन 24 में उम्र की बात की गई है ना, और उम्र जो है एक उम्र की बात की गई है, और उस उम्र के बच्चों को जो है खतरनाक कामों में संलिप्त करने से रोकने की बात इसमें की गई है, ठीक है? अच्छा, ये तो फोर्स लेबर को कम करता है। अच्छा, बच्चे लिखा हुआ है इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के शोषण के विरुद्ध की बात कर रहा है जो 24 में बताया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक? तो जो सबसे पूर्व में होगा, तो सबसे पूर्व में कौन है? सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, तो वहां पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पहुंचेंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला यहां पर सही उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? अब आपको पूरा एकदम याद होना चाहिए कि मैंने एकदम ऑर्डर आपको याद कराया था कि सबसे पहले गुजरात, गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ऐसे याद कर लो तुम। फिर झारखंड, झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। इस तरह से ऑर्डर याद कर लो वेस्ट से ईस्ट की बीच में, ठीक?
अब ऐसे ऑर्डर याद करोगे तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गुजरात से भी जा रही है, झारखंड से भी जा रही है, मिजोरम से भी जा रही, लेकिन क्या असम से कर्क रेखा गुजर रही है? नहीं गुजर रही है। तो आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 का मतलब आपका उत्तर हो जाएगा सी वाला। 1, 2, 4 का मतलब आपका उत्तर सी हो जाएगा। 43 का सी वाला आंसर सही हो जाएगा यहां पे। अगला क्वेश्चन आपके लिए बताइए, अगला क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था? आसान सा प्रश्न है, प्रीवियस हमें लगता है एक बार करा भी दिया आपको, तो एकदम याद हो गया होगा आपको। बिल्कुल, देखो इस सेशन से आप जब रियलाइज करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो पहली बार अध्यक्ष वो कहां बनते हैं? यहां बनते हैं, और त्रिपुरी में ही वो क्या कर देते हैं? त्यागपत्र दे देते हैं, कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिख सकता है। बताओ भाई, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अगर चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका निर्णय कौन करेगा? निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, उपराष्ट्रपति या भारत का प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। बताइए, सुप्रीम कोर्ट करेगा। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट दे रहे हैं, और यही बात आर्टिकल 71 में मेंशन की गई है। आर्टिकल 71 में यही बात बताई गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव के विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करेगा। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला सही उत्तर बनेगा 45वें का। अगला क्वेश्चन है, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? बहुत बढ़िया, मेट्टूर बांध किस राज्य में स्थित है? सारे बच्चे बताएंगे, सेशन को एक बार और शेयर कर दीजिए सारे बच्चे। मेट्टूर बांध एकदम ऊर्जा से पढ़ना है, तमिलनाडु में स्थित है, बिल्कुल सही बात। और प्यारे बच्चों, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पेपर बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर बनेगा यहां पे। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को सर्वप्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे कौन थे? पंडित नेहरू। तीसरे सत्याग्रही भी पूछ लेता है, तो याद रखिए ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही थे भाई। ब्रह्मदत्त जो थे वो तीसरे सत्याग्रही। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जल्दी से एक बार बताइएगा जितने लोग देख रहे हैं। शानदार, जबरदस्त, बताइए भाई। बताओ भाई जल्दी से, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? यह आपको बताना है। बहुत बढ़िया, भारत के नियंत्रक, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, राज्य के राज्यपाल या फिर उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया, क्या बात है, जल्दी से एक बार बताइएगा। बताइए भाई जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो बताइए जल्दी से, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं? भारत के महान्यायवादी करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात। नियंत्रक, महालेखा परीक्षक करते हैं, बिल्कुल सही बात। राज्य के राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर जो बेस्ट आंसर होना चाहिए था वो सभी की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं तो 48 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये वाला। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर, ब्यास नदी पर, झेलम नदी पर, चेनाब नदी पर? जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे। थीन बांध, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ एबव थलास का ना, बिल्कुल सही बात, ऑल ऑफ एबव भी होना चाहिए। गुड। देखो भाई ऐसा है कि बहुत ध्यान से पढ़ना है। थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? देखो भाई, थीन बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे बताओ, ये किस राज्य में है? जो बताएगा वो मेरा बेस्ट स्टूडेंट है। बताओ भाई, थीन बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? ठीक है, थीन बांध किस राज्य में स्थित है? तो थीन बांध एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। कहां पर? जब कुछ हिस्सा इसका जम्मू कश्मीर में और कुछ पंजाब में, लेकिन मुख्य हिस्सा जो इसका है पंजाब के अंदर जो पठानकोट वाला इलाका है, पठानकोट,
वहां पर स्थित है, मुख्य वाला। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में याद रखिएगा। और आजकल इसका नाम थीन बांध नहीं है, बल्कि इसका नाम क्या है बता सकता है कोई? रणजीत सागर बांध अब इसे कहते हैं, रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध, इसे रणजीत सागर बांध के नाम से प्यारे बच्चे बुलाते हैं, सबको याद होना चाहिए ये। ठीक है, पठानकोट में मुख्य हिस्सा स्थित है जो पंजाब में है, वैसे जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी? रावी नदी के किनारे। ऐसे क्वेश्चन खूब बनते हैं आपके पेपर में ना। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भाई ये वाला, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अभियान चलाया था, यह पूछा गया, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऑपरेशन रिएंडर पोस्ट, जीरो आर, थंडरबोल्ट, ब्लू स्टार, क्या आंसर होगा? देखो, भारत छोड़ो के बारे में याद रखिए कि यह आंदोलन कब होता है? 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, गांधी ने नारा क्या दिया था इस आंदोलन में? करो या मरो। याद है, गांधी का नारा करो या मरो था इस आंदोलन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके अंतर्गत ऑपरेशन जीरो आर चलाया गया था। ऑपरेशन जीरो आर से सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कहना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये मैं आपको HW दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आज की क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो 50 सर्वश्रेष्ठ प्रश्नों पे मैंने पूरा डिस्कशन किया है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। 50 क्वेश्चन जो हमने कराए, और जरूर होमवर्क का आंसर बताएं। खूब ध्यान से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।